साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आज हम जानेंगे कि आल्हा उदल की वीर गाथा की इस सीरीज से हमें क्या सीख लेनी चाहिए और साथ ही लेखक का इस कहानी को लेकर क्या सलाह है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी बुद्धिमान दर्शक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ पुस्तकें ज्ञानवर्धन करती हैं तो कुछ मनोरंजन। साहित्य न तो इतिहास है और न ही कोरी गप। इतिहास के पात्रों में भी मूल तथ्यों एवं घटनाओं में रोमांच लाने के लिए कुछ रोचकता का मिश्रण कर लिया जाता है, परंतु यह सत्य और ऐतिहासिक है कि 12वीं से 14वीं शताब्दी में देश में छोटे छोटे अनेक राजा थे जो अपने आप में एक महान लड़ाके या योद्धा भी थे। ये राजा छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े युद्धों को अंजाम देते थे। इन युद्धों का अगर विवरण देखेंगे तो इसमें आपको उनकी शूरवीरता दिखाई देगी। जैसे विवाह के लिए युद्ध करना तो अनिवार्य बुराई थी। उस जमाने में जितनी भी शादियां हुई सब में तलवारें चली और सब में भीषण लड़ाई के साथ काफी जान और माल की हानि भी होती थी। अब आप जरा विचार करें कि एक कन्या को सुहागन बनाने के लिए कितनी सुहागिनों का सुहाग उजड़ जाता होगा। यह कहाँ तक उचित था? आप जरा इस पर विचार करें। उस जमाने के साहित्यों और कहानियों में जादू, टोने टोटके का प्रयोग का भी जिक्र मिलता है, जिसे आज समाज में अंधविश्वास कहा जाता है। आल्हा उदल की कहानियों में भी जादू के प्रयोग की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। साथियों, इसमें मेरा मानना ऐसा है कि जादू का प्रयोग संभवतः रोचकता के लिए जोड़ी गई होंगी, जो सुनने में लोगों को अच्छा भी लगता है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि उस काल में चमत्कारी साधुओं तथा जादूगरी के किस्सों पर जनसाधारण का विश्वास था। यह भी एक कारण हो सकता है इस कहानी में जादू के प्रयोग का। साथियों, उस जमाने के युद्ध में सभी जातियों के लोग भाग लेते थे। इस कथानक में भी चौड़ा राय ब्राह्मण, धनुआ तेली, लला तमोली, मन्ना गुजर, रूपनवारी, मंगल नेगी आदि अनेक नाम इसके प्रमाण हैं कि उस जमाने में सभी जाति के लोग लड़ना जानते थे और किसी विशेष जाति का कोई विशेष कार्य करना बाध्य नहीं था। विशेष जाति का विशेष कार्य संभवतः बाद में निर्धारित किया गया होगा। यहाँ प्रमुख समस्या यह है जिसके प्रति मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वह है राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। सभी को अपनी जाति के गौरव का अभिमान था। अपने राज्य की प्रतिष्ठा के लिए लोग अपना जीवन बलिदान करने को तैयार थे। तोप से लेकर तीर, कमान, भाला, बर्छी, तलवार तक के अभ्यासी बहुत से लोग होते थे। शारीरिक बल आजकल से 20 गुना ज्यादा था, पर सहन शक्ति नहीं थी। राष्ट्र का क्या होगा, विश्व का भान नहीं था। संस्कृति की सुरक्षा का स्पष्ट रूप नहीं था, परंतु रीति रिवाजों के लिए जीवन में खतरे उठाने में कोई संकोच भी नहीं था। बौद्धिक स्तर पर व्यवहारिक समझ बहुत निम्न स्तर की थी। यह बात इससे सिद्ध होता है कि दिल्लीपति पृथ्वीराज को माहिल ने धोखेबाजी की सलाहें दी। हर बार हारे, असफल रहे, परंतु कभी सलाह न मानने की बात तक नहीं सोची। उन्हें स्वार्थपूर्ण सलाह और सलाह देने वाले के चरित्र के बारे में भी सोचना चाहिए था, किंतु इतने बड़े राजा और इतने बड़े सूरवीर होने के बावजूद भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। बेटी बेला का ब्याह और गौना, जो कि युद्ध करके होना ही रिवाज था, परंतु अपने होने वाले दामाद को या रिश्तेदार को मार देना क्या मूर्खतापूर्ण कर्म नहीं था? साथियों, जरा इस पर भी विचार करें। आल्हा उदल के किस्से कहानियों को पढ़कर या सुनकर उन पर गर्व न करके बल्कि उनकी गलतियों से शिक्षा लेनी चाहिए। रिवाजों को अनुकरण के योग्य न समझकर उनकी कमियों तथा बुराइयों से समाज को बचाना चाहिए। साथियों, अब भी विवाह में बारात चढ़ाते समय बम, पटाखे और गोली चलाकर लोग अपने को गौरवान्वित समझते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी घटनाएं हर वर्ष 4-6 हो ही जाती हैं, जिसमें गोली लगने से बाराती, घराती या दर्शक मारे जाते हैं। यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन या दूल्हे का भाई भी ऐसी घटनाओं में मारे जाते हैं। अतः अब विवाह में गोली और आतिशबाजी को बंद कर देना चाहिए। झूठी शान के लिए मूल्यवान जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ एक बात और गौर करने योग्य है कि बनाफरों को बार बार ओछी जाति का कहा जाता था, जो कि एक बुरी बात है।
परंतु आल्हा उदल को नीचा दिखाने के लिए इन वाक्य का प्रयोग किया जाता था। परंतु फिर भी हर बार हर युद्ध में ऊंची जाति के क्षत्रिय उनसे हार जाते थे। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि जाति से ऊंचा नीचा या फिर वीर और कायर नहीं होते थे। वास्तविक बल और व्यवहारिक ज्ञान से ही सफलता मिलती है। उस जमाने में सबसे बड़ी कमी हमारी आपसी फूट थी। इतने बलवान और सूरवीर होते हुए भी देश इसीलिए परतंत्र हुआ था क्योंकि इन राज्यों में एकता नहीं था। यदि एकता और राष्ट्रीयता की भावना होती तो इतना बड़ा समाज कभी भी गुलाम नहीं होता। पृथ्वीराज ने हर पड़ोसी राजा से शत्रुता बरती और घर में पत्नी होते हुए भी मात्र पंगा लेने के लिए संयोगिता का हरण कर लिया। आल्हा उदल जैसे वीर, ब्रह्मानंद जैसे बलि दामाद को पाकर भी पृथ्वीराज चौहान ने उनको सम्मान नहीं दिया और उनका सहयोग लेकर देश के शत्रुओं से लड़ने की जगह उनसे ही शत्रुता का कोई अवसर नहीं छोड़ा। माहिल जैसे चुगलखोर का हर बार सम्मान किया और आल्हा जैसे सच्चे संयमी, उदल जैसे महाबली को बार बार अपमानित किया। शब्दभेदी बाण चलाने की योग्यता का राष्ट्र रक्षा के लिए उपयोग नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अंतिम समय इज्जत बचाने के लिए ही इसका प्रयोग किया। मेरी सीधी और सच्ची सलाह यही है कि सदा राष्ट्र को सर्वोपरि स्थान पर रखकर सोचें। जातीय, दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर देश प्रेम को प्राथमिकता प्रदान करें। राष्ट्रीय हित के लिए निजी हित को तिलांजलि देने का अभ्यास करें। सामाजिक समरसता में जीना सीखें। किसी को कभी अपने से नीचा समझने की गलती ना करें। राष्ट्रीय समस्याओं को व्यक्तिगत से अधिक प्रमुख मानकर चलें। माहिल जैसे चुगलखोरों की साजिश से बचें। कभी धोखा खा जाएं तो भविष्य के लिए पिछली गलती से शिक्षा लें। साथियों, गलती हर इंसान से होती है। यह कहानी आल्हाखंड से ली गई है और इसे सुनाने में मुझसे भी कई गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अतः मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरे परामर्श पर निष्पक्ष होकर विचार करेंगे तथा मन से मानेंगे। साथियों, आपने आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज को बहुत प्यार दिया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे YouTube का छोटा सा परिवार आज 10,000 होने वाला है। साथियों, यह आपके प्यार का ही परिणाम है। तो साथियों, आज आल्हा उदल के वीर गाथा का यह सीरीज यहाँ खत्म होता है। तो ऐसे ही वीर गाथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आप कौन सी वीर गाथा सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में इसकी राय दें। पीछे की कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।